अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान, और आज मेरे प्रोग्राम के मेहमान मुनीस जहांगीर किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, मारूफ एंकर पर्सन हैं और अपना शो भी करती हैं। और मेरे दूसरे मेहमान मेरे बचपन के जिसको कहते हैं ना कि फेवरेट सिंगर्स में से जवाद अहमद, जिनको हमने नौजवानी में भी सुना। मैं बचपन नहीं कहूँगा, जवाद नाराज़ हो जाएंगे। तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ज़रूर इनको हम जवाद अहमद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बात यह है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें भी बदल जाती हैं, सियासी जमातें भी बदल जाती हैं, कुछ बदलता नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एक निज़ाम है चल रहा है वो नहीं बदलता, और कुछ लोगों की राय में जो असल हुकूमत है वो भी कभी नहीं बदलती। तो मैं मुनीस आपकी इजाज़त से जवाद से ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि जवाद एक नई सियासी जमात भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा। और जमात के साथ साथ जो है कुछ पुराने मंजे हुए सियासतदान जो हैं वो भी अब नई सियासी जमात के रूप में अवाम के सामने आना चाह रहे हैं। हमने सुना शायद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी सुना। सब ने कहा नई सियासी जमात की ज़रूरत है। तो जवाद, आपने जो नई सियासी जमात बनाई है उस जमात का नाम जो अभी तक हम सुन रहे हैं वो बराबरी पार्टी पाकिस्तान है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि फिर इसके फ़ौरन बाद हमने आपसे जानने की कोशिश करनी है कि ये आखिर हमारे जो टेलीविज़न के स्टार और हीरोज़ होते हैं इनको सियासी जमातें बनाने का क्या शौक़ है। इमरान खान का तो तजर्बा बड़ा कामयाब रहा, आप कैसे एक नई सियासी जमात के साथ PTI का मुकाबला करेंगे? जब मेरा तो ख्याल है कि मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मती साहब जो सियासी जमात बननी चाहिए ना पाकिस्तान में, जो 76 साल से नहीं बनी, और मैं बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स तो बने हैं, और बड़ी अवामी पार्टी जिसका नाम एक एक घर में मौजूद हो, तो वो पार्टी ऐसी बननी चाहिए जो आम लोगों की हो। ये जो सियासी पार्टियां हैं ये तो अमीरों के गठजोड़ हैं, और ये रूलिंग क्लास अशराफिया जो है ख़ास तौर पर, ये उनका एक क्लब है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग, पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन इक़्तिदार में ये क्लब ही रहता है, ये एलीट ही रहती है। तो इसलिए जो पार्टी ये भी बना रहे हैं ना, अभी जैसे आप नाम लिए, खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और मुस्तफ़ा खोखर हैं, ये एक और ऐसी ही पार्टी होगी। क्योंकि देखिए बिलियनेयर्स जो पार्टी बनाते हैं वो पाकिस्तान में आम लोगों के लिए आज तक तो वो नहीं कुछ कर सकी। तो वैसे मैं खैर मकदम करता हूँ, कोई भी पार्टी बने अच्छी बात है, लेकिन मेरा कोई हुस्न ज़न नहीं है इस हवाले से। और जो आपने दूसरी बात की कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये पार्टी, देखिए मैं जब कहते हैं ना इंसान अपने हालात की पैदावार होता है, तो हम एक प्रोडक्ट होते हैं, सोशल प्रोडक्ट होते हैं। तो जिस घर में मैंने आंख खोली थी ना, वहाँ पे मौसीकी थी, आर्ट था, स्पोर्ट्स थी, और सबसे ज़्यादा फ़लसफ़ा और सियासत थी। मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और बहुत लिबरेटेड लोग थे, और उन्होंने हमें फ़नून लतीफ़ा में तो तवाज़माई करने का भी मौका दिया, बल्कि उन्होंने इजाज़त दी। इजाज़त के बगैर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, आपको अच्छी तरह मालूम है। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप कोई डिग्री लें और आप कोई अपने लिए कोई अच्छी पैसे और रोज़गार का जो ज़रिया बनाएं। तो लेकिन उसमें यह था कि वालिद साहब ने हमेशा से कहा था कि आप गैरतमंदी का तकाजा ये है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं दोनों, तो आप कुछ पढ़ लिख लें, उसके अलावा जो मर्जी करें। तो मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मेरे भाइयों ने एक आर्किटेक्ट बना, एक डॉक्टर बना, जो कि हम कर सकते थे अपनी मीन्स में। बहन जो है वो MSc इकोनॉमिक्स है, लेकिन सियासत मुझे उस वक्त से करनी थी जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में मुझे पता चल गया था बेसिकली आप बेसिकली सियासत में आने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे थे, या इंजीनियरिंग करने के बाद आप सियासत में आए? नहीं, मैंने मौसीकी उसके लिए की। अच्छा। नहीं मती साहब, मैंने मौसीकी इसलिए की, मुझे एक बात पता चल गई थी कि इस मुल्क के अंदर दो तरीके से लोग पार्टी बना सकते हैं बड़ी। वो अब मेरे से बनती है नहीं बनती,
ये तो आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग भी सारा टाइम जो है विनी पार्टीज को देते हैं। आप एक अच्छे पार्टी को टाइम देंगे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, अगर आप पार्टी नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल आपने ये अजराए वो जो मज़ा है वो बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा वापस जाऊंगा वहीं पे, क्योंकि हो ही रहा था कि जब मैंने ये वाला काम किया ना मौसीकी का, तो मुझे एक बात पता चल चुकी थी कि अवामी पार्टी अगर बनानी है, बड़ी पार्टी बनानी है, तो दो तरीके से बन सकती है। एक तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बड़ी पार्टी को ऐसे इंसान बना सके जिनको लोग ना जानते हो, मासेस से ना जानते हो, क्योंकि लिटरेसी रेट ही पाकिस्तान का 50% से कम है। मतलब आप कहते हैं जान पहचान होना जरूरी है। कहाँ तक जाएंगे? और आपको तो पहले ही ऑडियंस थी, आपके बड़े फैन क्लब था, एक फैन बेस था जी। इमरान खान ने भी तो इसी तरह पार्टी बनाई ना, आप भी सही कह रहे हैं जी। मैं मुनीज़े को शामिल करना चाहूंगा गुफ्तगू में। मुनीज़े आपको शामिल, लेकिन एक फर्क है, ये तो सुन लेना जी जी। फर्क ये है कि उनको बाद में शौक हुआ, मुझे पहले से सियासत करनी थी। बिल्कुल सही, शौक की। मुनीज़े, ये नई सियासी जमातों की जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, ये अब देखें जनरल असलम बेग साहब जैसे जर्नल जो हैं वो भी जब रिटायर होते हैं तो तमगा जमहूरियत उनको बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। वो तमगा जमहूरियत लेके वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने एक सियासी जमात बना ली, उसका भी कोई नाम था मिल्लत पार्टी या कोई इस तरह की, तो उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक नई पार्टी बनाई थी, उसका भी कुछ लंबा नाम था उसका, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, पता नहीं नेशनल डेमोक्रेटिक कुछ था। जिस दिन उन्होंने बनाई उसके अगले दिन अखबार ही कोई नहीं आया। अच्छा, बैडली टाइम था। बट एनीवे, तो ये पार्टियां लोग क्यों बनाते हैं? और क्या अब जवाद अहमद ने भी कहा कि पार्टियां दो तरीके से बनती हैं, एक तो ये कि लोग आपको जानते हों, तो क्या ये ज़रूरी है कि फौरी तौर पे पार्टी अनाउंस हो और फौरी तौर पे लोग आपको जान जाएं और फौरी तौर पे आप इलेक्शन लड़ लें? या एज अ पार्टी के लिए तो बड़ा एक ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, आपको एक नज़रियात के साथ चलना पड़ता है, गली मोहल्ले से अपनी सियासत का आगाज़ करना पड़ता है, काउंसलर के लेवल से ऊपर आते हैं आप, तब जाके नेशनल लेवल पे आप आते हैं। तो ये क्या शॉर्टकट लोगों के जहनों में अब आ गया है सियासी जमातें बनाने का? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर और सियासी जमातें बन रही हैं। ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि जिस मुल्क के अंदर सियासी जमातें बने। हम तो चाहते हैं कि स्पेस और खुले और जवाद साहब जैसे जो एक सोशली कॉन्शियस प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं वो आएँ। और अमार अली जान हैं, उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। तैमूर रहमान हैं, वो भी, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी बात करनी शुरू की। तो एक जो सियासी जमात होती है वो एक सोच की अक्कासी करती है और ये बहुत अच्छी बात है। वो अपनी, और देखें हर किस्म के माशरे के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं और उनको अपनी पहचान बना लेना या उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाना, ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझती हूँ। और उससे कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी अपना जो बैरोमीटर है उनको देख के दुरुस्त करती हैं। जब वो अवामी बात करती हैं तो फिर उनको भी एक तरीके से एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे, छोटी पार्टी से एक प्रेशर ग्रुप भी होती हैं, प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो उनको इस तरीके से फोर्स करती हैं दैट दे शुड टेक सर्टन क्लियर पोजीशंस ऑन वेरी क्रिटिकल इश्यूज़। आपने बात की कि जी बड़ी जमातों की और ये वो, देखिए मैं ये समझती हूँ कि मंशूर बहुत ज़रूरी होता है और मैं इलेक्शन से पहले हर पार्टी का मंशूर ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे ये नहीं पता वो खुद पढ़ते हैं कि नहीं। और इलेक्शन से चंद दिन पहले ही नज़र आता है वो। हाँ, इलेक्शन से चंद दिन पहले ही नज़र आता है, मगर उससे आपको ये समझ में आ जाती है कि कम अज़ कम इस पार्टी की सिमत जो है वो क्या होगी, या आइडियली थिंकिंग यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए। हमारे वोटर मंशूर पढ़ के तो वोट देते नहीं। हमारे वोटर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इलेक्शन कवर किया है हिंदुस्तान में, नेपाल में, यहाँ तक कि आई हैव कवर्ड इलेक्शंस इन अमेरिका एंड इंग्लैंड आल्सो। आई फील कि पाकिस्तान का वोटर बाय फार सबसे वेल इन्फॉर्म्ड वोटर है। और हाँ, उसने मंशूर ना पढ़ा हो मगर वो नारे खा जाता है। नहीं, मैं समझती हूँ पाकिस्तानी लोगों ने कभी बुरी तरह वोट नहीं किया। वो अलग बात है कि उनके वोट के साथ फिर क्या हुआ, उनकी वोट की इज्जत हुई कि नहीं हुई, मगर वोट उन्होंने हमेशा ठीक किया। मती साहब आप मत भूलिएगा, यहाँ पे जब आमराना दौर आया और उन्होंने पड़वान चढ़ाया यहाँ पे मौलवियों को, तो तब भी जाके एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स 14% से ज़्यादा नहीं यहाँ पे ले सके। तो मैं समझती हूँ यहाँ के लोग जो हैं बड़े अवेयर हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। या आप
किसी भी गली मोहल्ले में जाके पूछ लें कि ये बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, एक इंसान होगा, उसके 10 ओपिनियंस आ जाएंगे उसके ऊपर आपके पास उसी वक्त। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी कनेक्टेड सोसाइटी। ठीक है, ठीक। जवाद अहमद साहब, आपके मैं सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कुछ देख रहा था, मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे आपकी जो पार्टी है वो बराबरी वो क्या है, बराबरी पार्टी पाकिस्तान तो है ही, मगर आप सिर्फ लगता है पीटीआई और इमरान खान से हिसाब बराबर करते नज़र आते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो ये कौन सी वाली बराबरी हो रही है? जी, यही तो असल बात है ना जी। आप जितना मर्जी इस बात सच को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान में, मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा, 2 तरीके हैं पार्टियां बनाने के। मैं उस बात करके इसका आंसर दूंगा। एक तो ये है कि आपको लोग जानते हो करोड़ों की तादाद में, अगर आप पार्टी बनाना चाहते हैं, आप बड़ी पार्टी बनाएं। छोटी पार्टियां, ये ग्रुप बनाने का फायदा नहीं है। अच्छा, ये बड़ी पार्टी कैसे बनती है और छोटी पार्टी कैसे बनती है फवाद साहब? ये बड़ी पार्टी बनाना और छोटी पार्टी बनाना, ये कोई प्लाजा बनाना और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी जी। मती साहब देखें, हम लॉजिकल बात करते हैं ना, वो फैक्ट्स बेस्ड बात करते हैं। आपकी बड़ी पार्टियां किसकी हैं? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की है ना। कैसे बनी? एक फौजी डिक्टेटर ने वजीर दाखिला बनाया था नवाज शरीफ को, और वो कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनको बनाने के बाद फिर चीफ मिनिस्टर बनाया। पूरे मुल्क में जब आप पावर पोजीशन में आते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा वैसी मैंडेट आ जाता है जो इलेक्टोरल होता है, तो उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जुल्फिकार अली भुट्टो को देखें, कैसे बने? वजीर खारजा बने ना, थे कौन? जागीरदार थे। वजीर खारजा बने बगैर क्या बन सकते थे कुछ? फिर उस वक्त राइट और लेफ्ट भी था। आपके जो जितने भी मीडिया था वो भी पोलराइज था, एक बाई पोलर था बल्कि। तो उन्होंने उसको जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने एक पिक कर लिया, और उसके बाद आगे से आगे फिर उन्होंने वो कागज फाड़े यूनाइटेड नेशंस में। बेसिकली देखें, वो एक पावर पोजीशन में आए थे और उधर से फिर वो आगे गए। इमरान खान को आप देखें तो वो क्या थे? इमरान खान को करोड़ों लोग पहले से जानते थे। तो अगर आप ये कहते हैं कि कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा ग्रुप बड़ी पार्टी बना सकता है जिसको लोग ना जानते हो, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। बड़ी पार्टी का मतलब क्या होता है और बड़े उस आदमी का मतलब क्या होता है? लेकिन अभी आपने सड़क में जाता हुआ बंदा जानता हो। अभी आपने सड़क में जाता हुआ मुनीज़े से कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बड़ा नाम था उनका, जनरल असलम बेग बड़ा नाम था उनका, तो वो तो बड़ी पार्टी नहीं बना सके। तो ये बड़ी पार्टी से मुराद क्या? बड़े नाम वाले लोग, या बड़ी पार्टी से मुराद ये है कि बड़ी तादाद में लोग उनके नजरिए को फॉलो करें? तो आप अगर बड़ी पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो जवाद अहमद का वो कौन सा बड़ा नजरिया है, मासवा इसके कि तमाम सियासतदानों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन बेहतर बनाते हैं? ये आपको किसने कहा है? ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं मती साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को समझता हूं कि इस वक्त हिट करना, जबकि मैं एक सियासत के अंदर हूं और सियासी पार्टी नहीं है। आप उसको सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं तो नहीं बनाना चाहता ना। मेरे लिए मसला इमरान खान है इस वक्त सबसे बड़ा। पाकिस्तान के अंदर हम सच बोलें तो इमरान खान ही इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर इमरान खान इस वक्त साइड पे होता है तो एक आम लोगों की पार्टी बनने की उम्मीद बनती है, क्योंकि ये बंदा ये कर रहा है लोगों को गुमराह। असल लड़ाई जो है वो तो शराफिया के साथ है, आम लोगों की, और शराफिया की पार्टियां हैं, आम लोगों की पार्टी नहीं है। बड़ी पार्टी कोई नहीं है। इसलिए इमरान खान दरमियान में आ गया। इमरान खान ने गुमराह करना शुरू किया लोगों को। अब वो कभी अमेरिकी साजिश, कभी कुछ, असल में वो कौन है? असल में बूट पॉलिसी है ये। इमरान खान ने बूट पॉलिश आखिरकार करके बड़ी पार्टी बनाई है। ये 2008 में इसने एक सीट ली थी, सॉरी 2002 में, और मुझे अच्छी तरह पता है इस बात का। मैं उसे म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था 2002 में। मेरे 2 एल्बम्स बहुत बड़े हिट हो चुके हुए थे, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसको सीट दिलवाई गई थी इमरान खान को 2002 में। एक सीट सिर्फ। ये आपके एल्बम जो हिट हुए थे, 7 सीटें हारा था। आपके जो 2 एल्बम हिट हुए थे 2002 में, उन एल्बम्स के हिट होने की वजह से आपको एक्सक्लूसिव ये एक्सेस थी जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ, कि उन्होंने बताया कि इनको जितवाया गया इमरान खान। खैर वो तो अब रिकॉर्ड की बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुनीज़े से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे जवाद अहमद ने कहा कि सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, क्या वाकई इमरान खान सबसे बड़ा मसला है? जवाद अहमद का भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी ऑब्वियसली, बल्कि चंद दूसरी सियासी जमातों का भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। लोग जमातें, सियासी पार्टियां बदल लेते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, अब नई नई सियासी जमातें बनाने की बातें हो रही हैं। और हमारे प्रोग्राम में मारूफ सिंगर और अब एक मारूफ सियासतदान जवाद अहमद ये कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो इमरान खान है। तो मुनीज़े, क्या वाकई इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? क्योंकि बज़ाहिर तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। देखिए जी, मैं समझती हूँ कोई भी सियासतदान इस मुल्क के लिए एक बड़ा मसला नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि हमने किस तरीके से रहना है। क्या हमने यहाँ पे एक जमहूरी पाकिस्तान हमें चाहिए या हमें एक हाइब्रिड रिजीम चाहिए? तो पहले तो आप ये फैसला करें कि इस मुल्क का कमान किसके हाथ में होना चाहिए। कमान? हाँ। अच्छा। तो क्या इसको सियासतदानों ने चलाना है या इसको डिक्टेटर्स ने चलाना है या उनके जो भी इदारे हैं उन्होंने चलाना है? तो मेरा तो ख्याल है कि ये बुनियादी मसला है। अब मती साहब, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। चूँकि ईद का मौका है, लोगों का दिल चाहता है सैर व तफरी करने जाना। ये हमारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग इतना डॉलर महंगा हो गया, हम बाहर तो जा नहीं सकते, हम पाकिस्तान के अंदर ही घूमे फिरेंगे। मगर क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान जब हम जाते हैं तो वहाँ पे 22-22 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को आप इंटरनेट नहीं दे रहे। आप कहते हैं वो सिक्योरिटी स्टेट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे इंटरनेट भी आज़ाद नहीं है। आप जाते हैं इन इलाकों में जहाँ पे आपको ये इस तरह की साइट्स मिलती हैं, जिस तरह के हिस्टोरिकल साइट्स हो गई या कोई रिलीजियस साइट्स हो गई, वहाँ पे भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पे भी इंटरनेट की फरहमी नहीं है। क्योंकि आपका जो एक मेंटल स्टेट है वो है ऑफ अ सिक्योरिटी स्टेट। जब आप लोगों को इंटरनेट ही नहीं देंगे और आप लोगों को वो बिजली नहीं देंगे, ट्विटर भी बंद है जी सारे। टूरिज्म जो है वो तो चलता ही लोगों से है। तो फिर लोग बेचारे कैसे जो हैं अपनी यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री चलाएंगे? तो किसने बंद किया हुआ है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बंद किया हुआ है? नहीं, ये तो कई अरसे से बंद है कह के। अब आप देखिए कि अगर आप कानून देखें तो कानून ये कहता है कि अगर बॉर्डर के ऊपर कोई सर्टन डिस्टेंस है, मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर्स है, कि आप इस साइड पे आप जैम कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज, मगर उसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे पूरा पूरा ग्वादर, यहाँ पे पूरे पूरे इलाके जो हैं, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे ये है ये बिजली है। तो मुझे बताइए कि आप जब कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान और आप कहते हैं कि यहाँ के इतनी बड़ी आपकी यूथ बल्ज है, कैसे वो यहाँ पे अपने लिए मौके तलाश करेंगे? आप देखिए कि जब टूरिस्ट इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश करेगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं जॉब मिलेगी, यहाँ पे औरतों को नहीं मिलेगी कोई अपना। यहाँ पे अगर आप अब जाते हैं किसी भी इलाके के अंदर तो आप किसी होटल में रहने के लिए तो नहीं जाते, आप जाते हैं, आप एक चाय पीते हैं चाय वाले के साथ, आप एक खाना खा लेते हैं, आप कोई चीज़ लोकल लोगों के बगैर टूरिस्ट इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और उधर भी अगर आपकी ये सिक्योरिटी वाला अप्रोच होगा तो फिर हमारे बेचारे लोग खुद जो अपने बल आप ये कह रही हैं कि सिक्योरिटी स्टेट नहीं होनी चाहिए और द एटीट्यूड हैज टू चेंज। दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल सही है जवाद अहमद साहब। सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से और मुनीज़े को आपने सुन लिया कि कोई भी सियासतदान सबसे बड़ा मसला नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है, क्या खुद इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा मसला नहीं हो सकती आपके नज़दीक? मैं तो इस पूरी जो नैरेटिव ये बयान कर रही है, मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त रीज़न तलाश कर रहे हैं, हम कॉज तलाश कर रहे हैं। असल में हमें इसका हल तलाश करना है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है इसका? आप एक सिक्योरिटी स्टेट जो है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं जो बार बार बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आती हैं और उनकी उठान ही इस तरह हुई थी। वो पार्टियां हैं जो बार बार कभी कोई कहती है हम वोट को इज्जत दो, कभी कोई कहती है अमरीकी साजिश, कभी कोई कहती है जी कि वो जो आसिफ ज़रदारी ने एक बार लगाया था नारा जब बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान खपे मतलब कर दिया गया, हलाक कर दिया गया, हाँ जी, तो उसके बाद हाँ पाकिस्तान खपे। अब ये सारे लोग जो हैं मुझे बताएं, पहली बात तो ये है कि ये सारे मिलके क्यों नहीं खड़े होते? ये क्यों अपनी बारियों की तलाश में रहते हैं? ये क्यों अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं या सिविल सुप्रीमेसी की या चाहते हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट ना रहे तो ये इकट्ठे हो ना? तो ये मसला तो पॉलिटिशियंस का है, मसला तो उन लोगों का जो वोट पॉलिश करके आए हैं। अच्छा, जो हम लोग हैं जवाद साहब, जो नारा इस वक्त इमरान खान या पीटीआई लगा रही है तो वो तो उसके साथ तो आपको खड़ा होना चाहिए फिर रसूली तौर पे।
नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये बात। इमरान खान अभी भी क्या कह रहे हैं, इमरान खान तो बहुत ही बड़े फ्रॉडी हैं। ये कह रहे हैं कि जी मुझे ले आओ तो पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी हुकूमत करे, बस मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। जवाब साहब, आपको अगर ऑफर हो वज़ीर आज़म बनने की, क्योंकि तो आप ना तो नहीं करेंगे? अगर आपको ऑफर हो, क्योंकि अब आप भी सियासतदान हैं, तो आप इनकार कर देंगे? मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा जी मती साहब, मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर इलेक्शन के भी वज़ीर आज़म लोग बना दिए जाते हैं। अगर आपको पेशकश हो तो आप इनकार कर देंगे? अरे मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो 2003 में जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो मुझे फोन्स आते थे, और मुझे एक दफा प्रेसिडेंट हाउस में मैंने अवार्ड लेना था, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये काम अगर करें तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े सपूत हैं और इस तरह आप कर रहे हैं, और भी चीजें, यूनिसेफ के आप एम्बेसडर हैं, तो हम चाहते हैं कि आप और भी काम करें। तो मैंने कहा जनाब थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं दोबारा उधर दूसरा नहीं किया। तो अगर मैंने ये काम करने होते मती साहब, तो मैं लेफ्ट की पार्टी बनाता। मैं लेफ्ट की पार्टी बनाई, मैं तो फिर अवार्ड मेरे 3 है जी, 3 अवार्ड हैं। एक अवार्ड था तमगा इम्तियाज मौसीकी के ऊपर, क्योंकि मेरी 40 लाख एल्बम बिकती थी। मैंने म्यूजिक ऐसा बनाया था ताकि मैं मास्टर्स में जाऊं, पॉलिटिकल काम करना। वो तो बात सही है। इसी तरह फिर मैंने फिर अर्थक्वेक के अंदर मुझे जब काम किया हमने, ज़लज़ले सैलाबों और अर्थक्वेक के अंदर, तो उससे मुझे आपका ये जनरल जवाद साहब, आपका ये फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़िया-उल-हक, जनरल मुशर्रफ के जो आमराना अदवार थे, इनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो ख्याल है कि जी ये डिक्टेटरशिप थी ऑफ कोर्स, और दोबारा नहीं आनी चाहिए कभी भी। लेकिन मैं उस वक्त एक आर्टिस्ट था, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं था। और अगर कोई हुकूमत जो है उसमें कोई भी स्टेट हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो आपको अवार्ड देती है, और खासतौर पर उस आदमी को जिसको जरूरत हो लोगों के अंदर और जाने की, और अवार्ड उसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, इसमें लोग कहते हैं यार ये तो अवार्ड याफ्ता आदमी भी है, तो चलो थोड़ी सी और मुआशरे में जो आपकी एक खाली खुली इज्जत जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, इसलिए आपको लेना चाहिए। अवार्ड क्यों नहीं लेंगे? मैंने ममनून हुसैन से भी अवार्ड लिया है ह्यूमन राइट्स का 2016 में। बात करूं, मैं आपके अवार्ड के हवाले से बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि ये जो अदवार हैं, आमराना अदवार, देखिए इनको ख्याल करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। इमरान खान जो है ना, वो सिर्फ एक मसला नहीं है उनका, वो ये नहीं है सिर्फ कि वो जमहूरियत की आप बात जो कर रहे हैं और आमरीत की बात करें, और फिर सिविलियन या सिविल सुप्रीमेसी या मिलिट्री सुप्रीमेसी इसकी बात करें। ये साथ मजहब भी जो है उसको यूज करें सियासत में इस तरह, फिर पीरी मुरीदी को यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले से कंजर्वेटिव सोसाइटी है बहुत, और बैकवर्ड सोसाइटी है। आप नहीं समझते, इधर देखिए ना किस तरह के वाकयात होते हैं। मैं जरा मुनीज़े की तरफ आना चाहूँगा। देखें मुनीज़े, जब भी हम बात करते हैं जनरल मुशर्रफ के दौर की या जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की, तो उसमें सबसे अहम बात यह कि अदालतों को इस्तेमाल किया जाता रहा सियासतदानों के ख़िलाफ़। तो आपके नज़दीक ये जो कुछ नवाज शरीफ के दौर में हुआ, वो भी तो यही था ना, अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या आजकल कुछ मुख्तलिफ है? नहीं मती साहब, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए चूँकि जब भी सियासतदान आए हैं 5 साल के बाद वो चले गए हैं। देखिए सियासतदान, कौन सा मुल्क है जहाँ पे सियासतदान फेल नहीं हुए, या कौन सा मुल्क है जहाँ पे सियासतदानों को नहीं कहा जाता दैट दे हैव फेल्ड द पीपल? मेरा ख्याल दुनिया का हर कोई मुल्क है, एंड सियासतदानों हैव मच टू बी डिज़ायर्ड। मगर बात यह है कि अपने पड़ोस में देख लें, हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, जहाँ पे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनी ना, उन्होंने NGOs बनाए आके अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने सोचा कि NGOs मुल्क चला लेंगे। चला सके NGOs मुल्क? नहीं चला सके। वहाँ पे क्या हुआ? टोटल कोलैप्स हो गया सोसाइटी का। वहाँ पे ना आपके बार यूनियंस रहे, ना आपकी सहाफ़ी की तंजीमें रही, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही, टोटल कोलैप्स हो गया। देखिए हम उधर तो नहीं जाना चाह रहे ना, हम तो अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ एक जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम मुस्तहकम हो। मगर देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं समझती हूँ आज भी जो केसेस लगे हुए हैं अदालत के अंदर, आप उसको मेरे से बेहतर कवर करते हैं। क्या वो ये सवाल नहीं उठा रहे? ख़ुद जज साहिबान ने ये सवाल नहीं उठाया कि एक इदारा जो है वो बार बार मुदाखलत करता है और ये एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है कि क्या है, हम इसका एक जवाब जो है निकालें, हम इसका एक कोड ऑफ एथिक्स बनाएं। आज हम इस नहज पे आ गए हैं ना कि अदालतें ये सवाल कर रही हैं। अब जब सवाल ये उठता है कि सियासतदान क्या करेंगे? क्या सियासतदान, जिस तरह जवाद साहब कह रहे हैं, साम्राज्यों का साथ देंगे, या कि उठ के ये कहेंगे कि नहीं सियासी तौर पे हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा, क्योंकि इसका हल सियासी है और ये इनको ढूंढना होगा, और आपको फाइनली ये फैसला करना होगा कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है तो क्या हमें यहाँ पे सियासत की इजाज़त है,
क्या हमें यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जजेस को करने की इजाज़त है? क्या सहाफ़ियों को सहाफ़त करने की इजाज़त है? फिर ये मुल्क आगे चल सकता है। ये नहीं हो सकता कि इट शुड बी हेल्ड हॉस्टेज टू अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ सियासत, सहाफ़त और अदालत की इजाज़त है भी या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जवाद अहमद साहब, इमरान खान के अलावा और कौन से आपके बड़े सियासी हरीफ हैं? नहीं, हरीफ तो सारे हैं, लेकिन देखें ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फिर इनकी औलादें, सब लोग जो हैं ये आखिरकार तो एलीट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये खरबपति अरबपति लोग हैं और ये पार्टियां जो बनाते हैं उनमें मिडिल क्लास के लोग भी नहीं होते, जो जिनको ये बाकायदा मोबिलाइज करके, जिनको बाकायदा एजुकेट करके, उनके काउंसलर्स के लेवल से, जो आपने कहा जो हम करना चाह रहे हैं, तो उनको ये मोबिलाइज करके नहीं लीडर बनाते। इसी तरह ये वर्किंग क्लास के अंदर तो जाते ही नहीं है। वर्किंग क्लास तो उनके लिए ऐसी है जैसे जानवर है, कीड़े मकोड़े आपके सामने ही है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो जिनका नहीं जा रहा उनके घर में रोटी कितनी है, उनके घर में इलाज कितना है, ये आप खुद देख सकते हैं। जवाद साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, यही बातें इमरान खान साहब भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। आप दोनों में फर्क क्या है फिर? देखें मती साहब, आप और मुनीर जहांगीर जो है ना, आप दोनों मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं। आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं। अगर आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, फर्ज करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं आटे दाल का भाव क्या है। आप पार्टी बनाना चाहते हैं बड़ी, ताकि वो स्टेक होल्डर बन सके। अच्छा, आप बताएं, पॉलिटिकल पार्टी अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी या किसी टॉक शो में ऐलान करना होगा? कैसे बनती है पॉलिटिकल पार्टी, आप बता दें। मेरा तो ख्याल है सबसे पहले तो आप ये देखें, जो मैं अभी आप शुरू से जो बार बार बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आपका टाकरा है वो है कौन। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि वो लीडरशिप नहीं देते आम लोगों को, तो हम उनसे ये तवक्को करेंगे वो हमारे लिए कुछ करेंगे। और हम ये कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर क्लास मोबिलाइजेशन या क्लास क्वेश्चन पे मोबिलाइजेशन किए बगैर एक ये मुल्क चेंज हो जाएगा। हम एकदम फौज को कहेंगे आप वापस चले जाएं, वो बिजनेस में नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? आप क्या कर रहे हैं? 2018 में आपकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, अभी तक आपने क्या किया पार्टी बनाने के लिए, खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए? देखें ना, आप कितने अफसोस की बात है कि आप दोनों पहली दफा मेरे साथ ये बैठ के बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी को 5 साल हो गए हैं। तो आप जर्नलिज्म के अंदर ही देख लें कि कितनी स्पेस है एक ऐसी पार्टी की जिसके बारे में आपने पता ही नहीं किया आज तक। तो यानी कि आप कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि आपको मीडिया में पहले स्पेस मिलनी चाहिए और पार्टी फिर उसके बाद बनती है, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे बताएं कि मैंने आपको पहले ही कहा मती साहब, देखें ना, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना। जुल्फिकार अली भुट्टो कैसे बने, कैसे बनी पीपल्स पार्टी, कैसे बनी मुस्लिम नून, कैसे बने नवाज शरीफ, कैसे बने इमरान खान। इमरान खान को हामिद मीर से पूछें आप। हामिद मीर मुझे खुद कहा है कि मेरे शो पे इमरान खान बाकायदा रिक्वेस्ट करते थे यार मुझे बुला लो, और शो पे शो। और सबसे बड़ा प्रोग्राम तो उस वक्त पाकिस्तान का 2-3 चैनल थे सारे, अब तो चैनल की बहुतात हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि क्या मीडिया में आए बगैर कोई पार्टी बन सकती है 21वीं सदी में, जबकि आपके मुल्क की पॉपुलेशन है 25 करोड़। तो आपको लगता है कि मीडिया में आए बगैर कोई पार्टी बना सकता है? अहम सवाल। मैं तो देखें हैरान हूं इस बात पे। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मीडिया पे अगर नहीं आएंगे लोग तो वो लीडर कैसे बनेंगे? क्यों मनीषा, अगर लोग मीडिया पे नहीं आएंगे तो पार्टीज नहीं बन सकती, लोग लीडर नहीं बन सकते, लोग इलेक्शन में नहीं जा सकते। मीडिया वाकई इतना इम्पोर्टेंट है? हम नहीं, मीडिया इम्पोर्टेंट तो है, मगर कुछ करेंगे तो मीडिया पे आएंगे ना। मीडिया वाले भी तो ऐसे तो नहीं आपको ले आएंगे। आप कुछ मैं वैसे कह रही हूँ कि जाहिर है बहुत सारे लोगों ने आए बनाए। नहीं, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रही। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि अगर आप कोई कारनामा ऐसा करें। नहीं, मुझे बताएं मरियम नवाज ने क्या किया, मरियम नवाज शरीफ ने क्या किया कि आप उसके टिकट चलाते थे या आप उसकी तकरीरें चलाते थे? जवाद साहब, क्या ऐसी बात कर रही थी? मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से ये अब मुल्क चल रहा है, आपको लगता है ये सस्टेनेबल है? जी, ये आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, इसका आगे चल सकता है? जिस नहज पे हम आ गए हैं, जो माशी सूरत हाल हमारी है, सियासी सूरत हाल हमारी है, जो एक जुडिशल क्राइसिस पैदा हो चुका है, पॉलिटिकल क्राइसिस,
आपको लगता है कि हम आगे मज़ीद इस तरह और चल सकते हैं? बिकॉज बहुत बड़ी यूथ बल्ज आने वाला है, और आपको लगता है कि जो यूथ बल्ज है तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा जिस तरह माजी में होता रहा है? बताया है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को और मरियम नवाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी को कि ये नहीं चल सकता। आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का कर रहे हैं, तो गुलाम बिठा रहे होते हैं। अच्छा जवाद साहब, मैं इसको ऐसे नहीं, आपने उनको बिठाया होता है रोज प्रोग्रामों में। आप क्या कहते हैं? प्रोग्रामों में बैठे होते हैं रोज, देखिए, आप उनको और प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ मीडिया पे मीडिया के जरिए पार्टियां बननी होती तो आप यकीन करें कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ना तो सोशल मीडिया था ना ये प्राइवेट मीडिया था। ये जमशेद दस्ती हार जाता ना, और उसको तो हराया बैठा था मीडिया। देखें, और दूसरी बात ये है, आप ये जहन में रखें कि ये काउंसलर के लेवल से, यूनियन काउंसिल के लेवल से जो पॉलिटिशियन होता है ना, जो जेन्युइन पॉलिटिशियन होते हैं, या तो वो होते हैं या फिर जैसा आपने मिसाल दी भुट्टो के, और फिर वो अपना टैलेंट भी फिर शो करते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है तो वो लीडर बन भी जाते हैं। आप कैसे अपने आप को मनवाएंगे? आप ये बताएं कि आप कैसे मनवाएंगे? साढ़े तेना रहना, जागते रहना, आप कैसे मनवाएंगे? कह रहा हूं कि मैंने बूट पॉलिश नहीं किए। मेरे पास अदारे आते हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के पास गए होंगे, मुझे पता है कि ये कैसे बनते हैं इस मुल्क के अंदर पार्टीज और लीडर्स। मैं वो करना नहीं चाहता। इदारे क्या कहते हैं आपको? इदारे क्या बलबूते पे पार्टी बनाऊंगा? क्या पेशकश हो रही है आपको इदारों? वो कहते हैं जी बताएंगे जी हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। वो कहते हैं हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप मोहब्बत वतन आदमी हैं, आप बताएं। मैं उससे कहता हूँ जी मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपकी जितनी खिदमात है, लेकिन हम समझते हैं कि आपका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल स्टांस है। क्या ये स्टांस लिया कभी शरीफ फैमिली ने? क्या ये आसिफ जरदारी ने या भुट्टो फैमिली ने लिया? क्या ये आज तक इमरान खान ने लिया? तो देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग उन लोगों को भी प्रोजेक्ट करें ना, जो लोग बूट पॉलिश नहीं करते, जो लोग मीडिया के अंदर नहीं बैठे और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करे। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी तो एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है ना इस मुल्क के अंदर। तो मुझे बताएंगे ऐसे लोग फिर किस तरह पार्टी बनाएंगे? और काउंसिलर जहां तक आप बात कर रहे हैं, इस पंजाब में तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे लोकल बॉडीज के। अगर होंगे भी तो पार्टी की बुनियादों पे लोग लड़ेंगे, पार्टी की बुनियादों पे लड़ेंगे और फिर वोट ले जाएंगे, क्योंकि उनका हवा इतना बड़ा है। अब पीटीआई को देख लें, पीटीआई ने क्या किया है 3.5 साल, लेकिन हवा इतना है कि वोट सारा ले गए हैं। तो ये मीडिया का कमाल है ना, सोशल मीडिया और मीडिया का कमाल है। उनकी टीमें हैं, अरबों रुपया लगा हुआ है जी। ये वोट वाकई हवा बन जाता है तो वोट मिल जाता है, और पीटीआई को हवा बनने से वोट मिला है? नहीं, मेरा ख्याल है पीटीआई का जो वोट है, आई एम सॉरी टू से, इट वाज बहुत बड़ा सिंपैथी वोट था। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमने देखा है कि हिंदुस्तान में भी सिंपैथी वोट मिलता रहा है। दूसरी तरफ ये था कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट भी था। बहरहाल बहुत शुक्रिया फवाद अहमद आपका और मुनीज़ जहांगीर आपका, जवाद अहमद, सॉरी माजरत के साथ जवाद साहब। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे? सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।